मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार, जानदार, एक जबरदस्त जो है ना टॉपिक, वन शॉट में पूरा संस्कृत ग्रामर स्वाहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं संस्कृत ग्रामर, जो क्लास 10th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लिया तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि संस्कृत से आपका ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं खुद स्टडी करके और बढ़िया तरीका से इसको मैं बनाता हूं। तो बातों में क्या रखा है, काम से मतलब है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि व्याकरण कहते किसे हैं। तो आप जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण में सबसे पहला संस्कृत का सबसे पहला टॉपिक होता है वर्ण प्रकरण, यानी वर्ण के बारे में जानना। तो आप जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि क कैसे लिखा जाएगा, तो क बना है क, और क में हलंत रहेगा, और अ से बना है। तो क दो चीजों से बना है, एक बना है क में हलंत से और अ से। हलंत का मतलब है क भी आधा है, और क जोड़ अ क्या बना है, तो क बना है। तो इसी को हम अक्षर कहेंगे, चाहे वर्ण कहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है, यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13 है। और आप जानते हैं कि स्वर के भी दो तीन भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, माने 3 भेद ले सकते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण के 3 भेद ले सकते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखिए यहाँ पे इन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री। इनकी संख्या 5 है। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो देखिए आप बताइए, हर्ष स्वर में जिनके उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद हो गए 3, स्वर के भेद हो गए 3। एक हो गया हर्ष, एक हो गया दीर्घ, और एक हो गया प्लुत। तो हर्ष स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके मात्रा में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। जैसे हम कहते हैं आ, तो आ जब कहेंगे तो अ जोड़ अ 2 बार कहना पड़ेगा, तो आ दीर्घ स्वर है। छोटी ही हर्ष स्वर है और यही बड़ी ही क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ हर्ष स्वर है, लेकिन बड़ा ऊ कह दे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। री हर्ष स्वर है, लेकिन लिरी कह दे, हम लिरी कह दे तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपके ये हर्ष स्वर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 आपके क्या है, हर्ष स्वर है। बाकी आपके क्या कहलाते हैं, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ओ, औ। तो हर्ष स्वर से क्या लगता है, दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद होता है प्लुत स्वर, जिससे इन दोनों से ज्यादा समय लगता है, जैसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओ, है ना। तो ये हो गया आपके प्लुत स्वर। ठीक है। देखिए उसके बाद से आप लोग ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा बाबू वही हम बताते चलेंगे।
जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको छोड़ते चलेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है और पढ़ना क्या है ये मायने रखता है। अच्छा, व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। अब आपको मैंने ये भी बताया है कि 6 तरह ज्ञ, इन तीनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। 6 तरह और ज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे व्यंजनों के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत? व्यंजन आप लोग समझ गए, जिनके मात्रा में क्या बोलते हैं, जिनकी सहायता हम अन्य वर्णों की सहायता से करते हैं। और देखिए, उसमें व्यंजन के भी टाइप्स होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है, उष्ण व्यंजन होता है ना, संयुक्त व्यंजन होता है। मैंने हिंदी में भी आपको ये सारी चीजें बता दी है। उसके बाद देखिए 6 तरह ज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको आपको याद रखिएगा। प्लुत स्वर, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। आपको बता देंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो आप हिंदी में भी पढ़े हैं। व्यंजन के प्रकार होते हैं अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, 4 टाइप का होता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, है ना, और एक आपका है हो जाएगा कौन? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक को हम लोग क्या कहते हैं? क से लेकर म तक को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण कहते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक को कहते हैं? तो क से लेकर म तक को। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं इसमें कहीं गलती नहीं है। अगर मिस्टेक होगा भी तो मैं 1 सेकंड के अंदर आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर वीडियो देखिएगा, ये मत सोचिए इसमें कहीं गलती होगा। नो डाउट। तो क से लेकर म तक को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा लोग। अच्छा, कवर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक। चवर्ग का मतलब होता है च से लेकर ञ तक। टवर्ग का मतलब होता है ट से लेकर अण तक, यानी पहला वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण को हम लोग एक वर्ग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप ये मत सोचिए कि ये कहां से आ रहा है, सर शुरू से काहे नहीं हो रहा है, सर शुरू से ग्रामर लाइए ना, सर शुरू से सब कराइए। उससे कोई मतलब नहीं, हमको एग्जाम फोड़ने से मतलब है यार। क्वेश्चन कहीं से हो, हमें एग्जाम फोड़ने से मतलब है। हमें वो चीजें आनी चाहिए जो जो एग्जाम में आएंगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया हूं। ये ग्रामर शुरू से हो चाहे अंतिम से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घोष वर्ण किन्हें कहते हैं? घोष वर्ण, अगर आपसे कोई पूछेगा कि घोष वर्ण क्या है, तो देखिए 5 वर्गों के तृतीय, चतुर्थी और पंचम वर्ण को और य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि पांचों वर्ण कौन कौन होता है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 गो वर्ग होता है। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 गो वर्ग होता है। और छठा आपका होता है य र ल वाला, जो य र ल व और ह, ये 5 गो, ये भी याद रखिएगा। 1 2 3 4 5, इन सब में हलंत है, देखिएगा ध्यान से, इस सब में क्या है? हलंत है। तो ध्यान दीजिए, य र ल व और ह और 5 वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, यानी अगर हम कहें कि बताइए त थ द क्या है, तो कहिएगा सर घोष वर्ण है। द क्या है? घोष वर्ण है। अब कहिएगा सर क्यों घोष वर्ण है?
क्योंकि यह तीसरे नंबर पे आ रहा है। कौन नंबर पे आ रहा है? तो थ द, तीसरे नंबर तो अथ, हम कह सकते हैं द ध न, ठीक है, द ध न। बताओ 3 4 5 पे आता है ना, तो इसको कहेंगे घोष वर्ण। जैसे हम अब यहाँ पे एक लिखते हैं क ख ग घ अंग। बोर्ड पर ध्यान से देखिए लोग, बताइए इसमें घोष वर्ण कौन होगा? तो आप कहिएगा सर ये दोनों को छोड़ दीजिए, यह तीनों को क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। तृतीय चतुर्थी और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? हम घोष वर्ण कहते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे बताइए च छ ज झ इय, तो इसमें घोष वर्ण कौन है? तो कहिएगा सर ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये तीनों क्या है? घोष वर्ण है। यानी किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं उनको घोष वर्ण कहते हैं। उसके अलावा य र ल व और ह को, य र ल व ह को हम लोग क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि घ घोष वर्ण है कि अघोष वर्ण है, तो कहिएगा क ख ग घ, सर घोष वर्ण है। ठीक है, आएगा ख घोष वर्ण है? नहीं, ख घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि क ख 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो 2 नंबर पे आएगा तो घोष वर्ण नहीं होता है। 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा, तो वह क्या होता है? घोष वर्ण होता है। समझ रहे ना? जैसे आपसे कोई कहे कि बताओ ह घोष वर्ण है, तो कहिएगा हाँ ह घोष वर्ण है। क्यों? क्योंकि य र ल व और ह को क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। समझ गए ना? अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ वह घोष वर्ण है, तो कहिएगा हाँ वह घोष वर्ण है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो घोष वर्ण है, नहीं तो घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि तो पहले नंबर पे आता है। तो थ घोष वर्ण नहीं है, लेकिन द ध न घोष वर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग। पांचों वर्गों के तृतीय चतुर्थीय और पंचम वर्ण और य र ल व ह को क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। आपको समझ में आ गया? अच्छा, उसको छोड़ के क्या कहेंगे? अघोष। अब उसको छोड़ के जो बच गया उसको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और इस समय क्या बच गया? तलावे स, मूर्धन स, दम स को क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। ठीक है, लेकिन तीनों स ही सिर्फ आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। ज्ञ घोष वर्ण नहीं है, ज्ञ अघोष वर्ण नहीं है। तो घोष समझ में आ गया और अघोष। तो बताइए च क्या है? कहिएगा सर अघोष वर्ण है। कहेगा तो क्या है? तो अघोष वर्ण है। सर प क्या है? अघोष वर्ण है। फ क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर पे आता है फ न, और तीनों स को कहेंगे अघोष वर्ण। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन संस्कृत में अगर आ जाएगा, खूब डिटेल में पूछना होगा, तो आपसे यह पूछ सकता है कि जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य क्या होता है? तो क और ख से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, क और ख से पूर्व यदि ऐसा चिन्ह आ जाता हो, ऐसा चिन्ह लगा हो, तो उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। जैसे कि क से पहले ऐसा लगा है तो कहेंगे जिह्वा मूल्य है। ख से पहले अगर ऐसा लगा है तो इसे क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य कहेंगे। सिर्फ क और ख को। तो क और ख के पहले अगर ऐसा चिन्ह आ जाए तो उसको हम कहते हैं जिह्वा मूल्य। समझ आ गया ना? चलिए आगे। उसके बाद उपपादमानीय क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह उपपादमानीय। बच्चा सबको समझ में नहीं आता उपपादमानीय क्या है। तो देखिए यदि प और फ से पहले यदि ऐसा चिन्ह लग जाए तो इसे कहेंगे उपपदमानीय। बताओ ये क्या है? कहिएगा उपपदमानीय। ये क्या है? ये क्या है? कहिएगा सर उपपदमानीय। यानी प और फ के पहले अगर ऐसा चिन्ह लग जाए तो इसे हम कहते हैं उपपदमानीय। समझ आ गया? तो प और फ के पहले अगर ऐसा चिन्ह लगे तो इसे कहते हैं हम लोग उपपदमानीय। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट। आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है? ए बबुआ सब, अल्प प्राण देखना ध्यान से। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम मात्रा का समय लगता है। जैसे देखो सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और य र ल व, याद रखिएगा
अल्प प्राण किसे कहेंगे? तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और य र ल व को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, और य र ल व को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। तो देखिए, बताइए, क अल्प प्राण है? तो कहिएगा हाँ क अल्प प्राण है। ख अल्प प्राण है? नहीं, ख अल्प प्राण नहीं होगा, क्योंकि यह कौन नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। ग अल्प प्राण है? हाँ सर, ग अल्प प्राण है, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ठीक है। घ अल्प प्राण है? नहीं, घ अल्प प्राण नहीं है। अंग अल्प प्राण है? तो हाँ है, अंग अल्प प्राण है। य अल्प प्राण है? तो हाँ है। ल, य, र, ये अल्प प्राण है। ल भी अल्प प्राण है, व भी क्या है? अल्प प्राण है। ये सभी अल्प प्राण है। ठीक है। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और य, र, ल, व को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। वीडियो को 3 बार 4 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये अल्प प्राण होते हैं, और इनको छोड़कर एक को छोड़कर अब क्या है? 2 नंबर पे आ जाए, और कौन नंबर पे आ जाए? 4 नंबर पे आ जाए। तो 2 नंबर पे 4 नंबर पे आए तो उसे कहेंगे महाप्राण। देखो, महाप्राण सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थीय और तीनों स और ह, इनको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं बउआ? उष्म व्यंजन। देखिए ध्यान से, तीनों स और ह को क्या कहते हैं हम लोग? उष्म व्यंजन। तो ये भी याद रखना है कि तीनों स और ह को हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने से मुख के अंदर से गर्मी उत्पन्न होती है। तो तीनों स और ह और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। बताओ, ख क्या है? महाप्राण है। घ क्या है? महाप्राण है। बताओ, तालाबे स क्या है? महाप्राण है। बताओ, न क्या है? महाप्राण है? नहीं, न महाप्राण नहीं है, न अल्प प्राण है, क्योंकि ये 5 नंबर पे आता है। न के पहले क्या आता है? तो, थ, द, ध। बताओ, ध क्या है? महाप्राण है। समझ गए ना? तो महाप्राण और अल्प प्राण आप लोग समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन। ए बबुआ, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो यारा लव, यार, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तो यारा लव को क्या कहेंगे हम लोग? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। यारा लव को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ठीक है ना? और यारा लव को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। भाई बता, उष्म व्यंजन, तीनों स और ह को क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। यारा तेरी यारी को, उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। यानी यारा लव को हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और तीनों स और ह को क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको फटाफट हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान तो आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं संस्कृत में भी पढ़ा दे रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्मूला पूछ देता है और कहता है कि बताइए इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, 1 नंबर याद रखना है, अकुह विसर्जनियाना कंठा। चलिए, आपको याद रखना है, अकुह विसर्जनियाना कंठा। 1 नंबर याद रखना है, अकुह विसर्जनियाना कंठा, यानी कंठ से अ आ वर्ग, अकुह विसर्जनियाना कंठा, यानी अ आ वर्ग और विसर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है। तो यही फॉर्मूला आता है। अकुह विसर्जनिया कंठा का मतलब क्या होता है? तो अ आ वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखना है। अकुह विसर्जनियाना कंठा, अकुह विसर्जनियाना कंठा। ठीक है। इच्छा यशाना तालु, इच्छा यशाना तालु, यानी दोनों हर्षई दीर्घई
और च छ ज ज और य और स। अरे स के बारे में आप लोग बताए थे कि ये देखिए तालाबे स, ये देखिए मूर्धन स और ये देखिए दम स। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि तालाबे स का मतलब होता है तालु। तालाबे से कौन से निकलता है? तालु। तो यहाँ पे देखिए तालु से कौन निकलेगा? तालाबे से। दम से तालाबे से मूर्धन से निकलेगा मुंह से। दम स का मतलब दांत से। बचपन से पढ़ते आ रहे तालाबे स यानी तालु से निकलेगा। मूर्धन स यानी मुंह से निकलेगा। दम स यानी दांत से निकलेगा। तो तीनों स का उच्चारण स्थान क्लियर होना चाहिए आप लोग। अगर कोई पूछे मूर्धन स तो सर मुंह से निकलता है, दम स सर दांत से निकलता है, तालाबे स सर तालु से निकलता है। तो यही आया है इच्छा, इच्छा यसाना तालु यानी दोनों ई और चवर्ग और य और स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है। तो इच्छा यसाना तालु, इच्छा यसाना तालु यानी छोटी बड़ी चवर्ग और य और तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ऋतु रसायन मूर्धा, इच्छा वसाना तालु, ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा यानी रील री। देखिए रील री टठ डट। देखिए पेक पाक बेंग बोलते हैं लोग बरसात के दिन में, है ना, तो मुंह से बोलते हैं लोग टर 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 टर। तो टवर्ग बेंग कैसे बोलता है? टर टर। तो टवर्ग टवर्ग। तो टठ डर किससे बोला जाता है? तो मुंह से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? मुंह से। तो ऋतु रसाना मूर्धा यानी रील री टवर्ग और स तो जन्मे करते हैं का उच्चारण स्थान क्या है? मुंह होता है, ठीक है। तो ऋतु रसाना मूर्धा यानी रील री टवर्ग और र का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मुंह होता है। ऋतु लसाना दंता, री री तवर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दांत है। तो ऋतु लसाना ली री तवर्ग। तसाना का मतलब होता है तथ दद। तसाना का मतलब क्या हो जाएगा? तथ दद। ऋतु लसाना तथाना का मतलब तथ दद ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। तो ऋतु लसाना दंता। तो ऋतु लसाना दंता यानी री ली तवर्ग और ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, यानी ये दांत से होते हैं। उसके बाद आइए उपपादमानियान ओष्ठा, उपपादमानियान ओष्ठा यानी देखिए पदमानियान का मतलब होता है पवर्ग, बताए ना, पफ वाला पफ यानी प और फ के पहले अगर ऐसा चिन्ह हो तो इसको कहेंगे उपपादमानीय, ठीक है ना। तो देखिए हर्षौ दीर्घौ, उपपादमानीय का मतलब हो जाएगा हर्षौ दीर्घौ पफ ये सब किससे बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं। उपपादमानीय ओष्ठा यानी हर्षौ दीर्घौ पफ हर्षौ दीर्घौ पफ किसे बोले जाएंगे? ओठ से। हर्षौ दीर्घौ पफ किसे बोले जाएंगे? ओठ से। उपपादमानीय ओष्ठा हर्षौ दीर्घौ पफ ओठ से बोले जाएंगे। उपपादमानीय ओष्ठा हर्षौ दीर्घौ पफ ओठ से बोले जाएंगे, ठीक है। यमंगनाना नासिका, देखिए इय च इय अंग न, तो ये सब जिसने लास्ट के अक्षर आ रहे हैं किससे बोले जाएंगे? नाक से। सब किससे बोले जाएंगे? नाक से। अब ये थोड़ा इंपोर्टेंट रहता है। ए दय तो कंठ, ए दय तो कंठ, ए का मतलब ए और ए और ए का कंठ और तालु है। कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, याद रहेगा। ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओदय तो कंठ ओष्ठम, ओदय तो कंठ ओष्ठम। ओ और अ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओदय तो कंठ ओष्ठम, ओदय तो कंठ ओष्ठम, ओदय तो कंठ ओष्ठम। देखो ओदय तो अ आ और ओष्ठ, अ से ओष्ठ भी होता है। ओदय तो कंठ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। कौन? ओदय तो। एदय तो कंठ तालु, एदय तो कंठ और तालु, ए और ए कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओदय तो कंठ ओष्ठम, ठीक है। वाकारास्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होता है। वकारास्य दंतोष्ठम, वकारास्य दंतोष्ठम, वकारास्य दंतोष्ठम। तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान 10 बार 5 बार देखिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। बताइए
ओ का उच्चारण स्थान, तो कहिएगा ओदैतो दंत ओष्ठा। तो ये